नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है इज्जत। दोस्तों, मैं कुंवारी थी, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। किसी ने मेरी बेगुनाही का विश्वास नहीं किया और फिर मैं एक आश्रम में आ गई। वहीं मैंने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत सुंदर था, मगर वो एक गाली बनकर रह गया था, क्योंकि नाजायज था। फिर बरसों बाद आश्रम में एक आदमी आया, जो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा दिखता था। उसने मुझसे ऐसी बात कही, जिसे सुनकर मेरी आत्मा कांप गई, क्योंकि मेरे बच्चे का बाप। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, दिल दहल उठेगा आपका इस कहानी को सुनकर। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरा नाम जानवी है और मेरी बहन का नाम जानकी है, जो मुझसे 5 साल बड़ी है। हम दोनों अपने माता पिता की बस 2 ही बेटियां हैं। हमारा और कोई बहन भाई नहीं है। मैंने एक गरीब परिवार में आँख खोली। पिताजी एक मामूली सी फैक्ट्री में नौकरी करते थे, जिससे सैलरी इतनी मिलती थी कि बस गुजारा हो रहा था। इसलिए मैं भी पिताजी का साथ देती थी और मोहल्ले भर के कपड़े सिलाई करके थोड़े बहुत पैसे जमा करने की कोशिश करती थी। मुझे गरीबी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दोस्तों, यूँ कहें कि मैं एक नाशुक्री लड़की थी, जबकि मेरे विपरीत आरती धीरज करने वाली खामोश, भगवान का शुक्र करने वाली लड़की थी, जिसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मगर मेरे सपने बहुत ऊंचे ऊंचे थे। मैं बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगी थी। एक तो हम दोनों बहनें बहुत सुंदर थी, इसलिए भी मैं सोचती थी कि सुंदर लड़कियों को गरीब नहीं होना चाहिए। उन पर ये गरीबी सूट नहीं करती। हम दोनों बहनें इतनी सुंदर हैं, तो हमें किसी अमीर परिवार में पैदा होना चाहिए था। इसलिए मैंने सोच रखा था कि पढ़ लिखकर इस काबिल हो जाऊंगी कि अपने घर से गरीबी ही खत्म कर दूंगी और अपने माँ बाप के लिए बड़ा आलीशान घर बनाऊंगी और अपनी बहन की शादी बहुत अच्छी जगह करूंगी। दोस्तों, माँ पिताजी ने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में डाल रखा था, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की उनकी क्षमता नहीं थी, ना ही वो प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड कर सकते थे। मैं दिल लगाकर पढ़ाई करती और खूब मेहनत करती, क्योंकि मुझे अपने घर के हालात को बदलना था और मैंने सोच रखा था कि मैं आगे भी अपनी शिक्षा जारी रखने की कोशिश करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे छोटी मोटी नौकरी ही क्यों न करनी पड़े। फिर जब मेरे पास एक अच्छी डिग्री आ जाएगी, तो मैं अच्छी नौकरी करके अपने घर के हालात बदल दूंगी। मैं अक्सर अपने विचार अपने माँ पिताजी के सामने व्यक्त करती, जिस पर वो हंसने लगते और कहते हैं कि भगवान तुम्हें तुम्हारे सफलता दे, मगर तुम जिस काम को आसान समझ रही हो, ना वो आसान काम नहीं है। आजकल रिश्वत के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस पर मैं उन्हें जवाब देती कि आप देखिएगा पिताजी, मैं अपने मकसद में सफल जरूर होंगी। मगर मैं नहीं जानती थी कि मुझे सफलता मिल तो जाएगी, मगर उसके लिए मुझे अपनी इज्जत को दांव में लगानी पड़ जाएगी। दोस्तों, मेरी बहन जानकी ने अभी इंटर ही किया था, जब माँ पिताजी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी, क्योंकि हमारे परिवार में कम उम्र में शादी का चलन था, तो इसीलिए भी माँ पिताजी उसके लिए रिश्ते ढूंढने लगे। मगर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी और ना मुझे ये बात अच्छी लग रही थी। भला अभी आरती की उम्र ही क्या थी जो पिताजी उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। मैं चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ कर लूं, फिर अपनी बहन की शादी अच्छे से घर में करवाऊंगी। मगर मेरी माँ को मेरी बहन की शादी करने में कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, और जानकी तो वैसे भी उस तरह की लड़की थी कि माँ पिताजी जो उसे कहते और वो खामोशी से उनकी बात मान लेती थी। माँ पिताजी की खुशी में ही उसकी खुशी थी।
इसलिए उसने बगैर कोई आपत्ति के माँ पिताजी पर सारा फैसला छोड़ दिया। दोस्तों, मगर काफी ढूंढने के बाद भी माँ पिताजी को जानकी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। वह चाहते थे कि जानकी की शादी किसी अच्छी जगह तय हो जाए, मगर जानकी के लिए जो भी रिश्ता आता वो बहुत ही अजीब और गरीब होता, जैसे किसी मोची का रिश्ता आ गया, या फिर कोई बड़े घर में छोटी सी ड्राइवर की नौकरी कर रहा है, या फिर कोई ऑफिस में सफाई का काम कर रहा है। पिताजी जानकी के लिए ऐसा रिश्ता नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इन सारे रिश्तों को मना कर दिया था। फिर कुछ दिन गुजरे, एक रिश्तेदार आंटी ने मेरी माँ को एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया। लड़के वाले दहेज नहीं लेना चाहते थे, उन्हें सिर्फ अच्छी, नेक और सुलझी हुई लड़की से मतलब था। वैसे भी लड़का विदेश में काम करता था और शादी के बाद अपनी पत्नी को बाहर ही ले जाने की सोच रखता था, इसलिए वो भी दहेज नहीं चाह रहे थे। थोड़ी बहुत छानबीन के बाद मेरे पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। मैं तो अपनी बहन के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि वो शादी करके बाहर चली जाती और फिर मुझे भी वहाँ अपने पास बुला लेती थी। मैं बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपनी इच्छा उसको बता रही थी, जिस पर माँ, पिताजी और जानकी मुस्कुरा देती। फिर पिताजी कहते हैं कि तुम चिंता नहीं करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी कोई ऐसा ही रिश्ता ढूंढ लूंगा। मगर मैं मना कर देती, क्योंकि मैं खुद मेहनत करके पैसा कमाना चाहती थी। फिर 2-3 दिन में जानकी के ससुराल वाले आए और उसे अंगूठी पहनाकर और शादी की तारीख देकर चले गए, क्योंकि लड़का कुछ दिन की छुट्टियां लेकर इंडिया आया था, इसलिए भी उन लोगों ने जल्दी मचा रखी थी। हमने अपनी क्षमता के अनुसार तैयारियां शुरू कर दी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका हम सबको बहुत इंतजार था। जानकी दुल्हन बनी बैठी बिजलियां गिरा रही थी। फेरों के समय माँ, पिताजी और जानकी की आंखें भीगी थी, मगर मैं ये सोच रही थी कि जानकी से कहूंगी कि बाहर जाते ही वो मुझे भी जल्द अपने पास बुलवाने की व्यवस्था कर दे। फिर मैं वहाँ जॉब करके अपने सपनों को पूरा करूंगी और फिर अपने माँ बाप को भी वहीं बुला लूंगी। मगर शायद अभी मेरे सपने के पूरा होने में कुछ समय था, इसलिए शादी के 1 सप्ताह बाद ही आरती हमारे घर वापस आ गई। ये कह करके उसके पति ने उसे भेज दिया था कि जैसे ही पासपोर्ट और वीजा आ जाएगा वो उसे फौरन विदेश बुला लेगा। अभी उसका पासपोर्ट बनने में समय था, इसलिए वो हमारे घर में आ गई थी। मुझे उसका वापस आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि तुम क्यों वापस आ गई? जिस पर वो कहने लगी, जानकी, सब कुछ तो हमारे सामने है, फिर भी तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैंने एक बात नोट की थी, शादी के बाद जानकी का स्वभाव थोड़ा बदल गया था। ऐसा लगता था जैसे वो बदल गई है। पहले उसे किसी बात पर गुस्सा नहीं आता था, मगर अब ऐसा लगता था कि छोटी छोटी बात पर वो गुस्सा करने लगी है। मुझे उसका स्वभाव कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि पैसा आने के बाद अक्सर लोग बदल जाते हैं। दोस्तों, मगर वो तो नकचड़ी सी हो गई थी। उसका स्वभाव देखते हुए मैंने उससे बातचीत कम कर ली थी, जिसे शायद उसने थोड़े समय में ही नोट कर लिया था, और फिर उसने अपना व्यवहार मेरे साथ नॉर्मल कर लिया। फिर एक दिन जानकी मेरे पास खुशी खुशी आई और मुझे खुशखबरी सुनाने लगी कि उसका पासपोर्ट और वीजा आ गया है और अब वो बाहर जाने की तैयारी करेगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसकी तैयारी में उसकी मदद करने लगी। मगर मैंने देखा कि जैसे ही उसके पेपर्स बनकर आए हैं, उसकी खुशी कुछ मंद पड़ने लगी थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि माँ, पिताजी से दूरी मैं कैसे सहन करूंगी। उसके बाद मैंने देखा मेरे माँ बाप भी जानकी के बाहर जाने का सुनकर उदास रहने लगे, जिस पर मैंने उन्हें समझाया कि सालों बाद तो आपकी एक बेटी के भाग्य खुलने लगे हैं और इस पर भी आप दोनों इस तरह उदास हो रहे हैं।
क्या आप दोनों को खुशी नहीं हुई? मेरे पिताजी दुख भरे अंदाज में कहने लगे कि खुशी तो बेटा बहुत हुई है, मगर एक बेटी के दूर जाने का सोचकर ही दिल भर आया है। उनकी बात पर फिर मैं भी चुप हो गई। शायद वो समय ही ऐसा होता है। फिर वो दिन आ ही गया जिसका जानकी से ज्यादा मुझे इंतजार था। मैं माँ पिताजी के साथ जानकी को एयरपोर्ट छोड़ने गई थी और फिर मैं उसके जाते हुए भी सिर्फ एक ही बात करती रही कि वहाँ जाते ही मुझे भी अपने पास बुलवाने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करना। मैं अपने सपनों को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहती थी। फिर जानकी हम सब से मिलकर इस देश को छोड़कर चली गई। जानकी के जाने से मैं अकेली पड़ गई थी, मगर मैं यह सोचकर खुश हो जाती कि कुछ ही दिनों में जानकी मुझे भी अपने पास बाहर बुलवाने वाली है। मेरी जानकी से बात नहीं हो पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम जानकी से संपर्क कैसे करें, क्योंकि हमारे घर में मोबाइल तो था, मगर इंटरनेट उस समय बहुत महंगा था और इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं इंटरनेट का कोई पैकेज ही करवा लेते। इसलिए मैं जानकी से संपर्क करने के लिए पड़ोस में रहने वाली अपनी दोस्त सुमन के घर जाने लगी। सुमन का संबंध एक अमीर और खाते पीते परिवार से था, मगर मेरे पिताजी को मेरी सुमन से दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो मुझे हर समय रोकते टोकते रहते कि मैं सुमन के साथ ज्यादा मेल जोल नहीं बढ़ाऊं और उसके घर आना जाना कम कर दूं। मगर मुझे अमीर लोगों से दोस्ती करने का बहुत शौक था और फिर सुमन तो मेरे बहुत काम आती थी। एक दिन मुझे जानकी की बहुत याद सताने लगी, तो मैं माँ को बताकर उसके घर चली आई। माँ मुझे रोकती रही कि तुम्हारे पिताजी को तुम्हारा सुमन के घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात अनसुनी करते हुए यह कहकर चली आई कि मुझे जानकी की बहुत याद आ रही है। मुझे उससे पूछना है कि वो मुझे अपने पास कब बुलाएगी। सुमन के घर आकर मैं जानकी से बात कर रही थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि वहाँ मेरी जानकी से हुई बातों को सुमन के अलावा उसका भाई भी सुन रहा है, जो कि बहुत ही खराब और आवारा टाइप का लड़का था। मैं नहीं जानती थी कि मेरा सुमन के घर जाकर जानकी से बात करना मेरी जिंदगी को दांव पर लगा देगा और मुझे बर्बाद कर देगा। दोस्तों, मैं जानकी से कहने लगी कि जानकी तुम्हें वहाँ गए कितने दिन हो गए हैं, मगर तुमने मुझे अभी तक अपने पास नहीं बुलाया। मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रही हूँ। जिस पर जानकी कहने लगी, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। तुम जानती तो हो कि मुझे भी विशाल यानी जानकी के पति ने कितने महीनों बाद अपने पास बुलाया है, क्योंकि ये सब इतना आसान नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही मेरी कोशिश सफल होगी, मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगी। उसकी बात पर मैंने कहा कि हाँ, तुम जितनी जल्दी हो सके कोशिश करो। बस मैं किसी तरह तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। बस मुझे पैसा चाहिए। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम जो बोलोगी मैं करूँगी। मुझे पैसा कमाना है। मेरी बात सुनकर सुमन के भाई का शैतानी दिमाग चलने लगा। फिर जब मैं जानकी से बात करके अपने घर की तरफ आ रही थी, तो सुमन के भाई ने मेरा रास्ता रोका और फिर मुझे कहने लगा कि तुम्हें पैसे कमाने हैं। मैंने कहा, मुझे पैसे कमाने हैं और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, जिस पर सुमन के भाई रवि ने मुझसे कहा कि कुछ भी कर सकती हो। मैंने कहा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो उसने कहा कि बस ठीक है, फिर तुम मेरे साथ कल सुबह चलना। एक बहुत अच्छी नौकरी है जिसके अंदर ज्यादा किसी डिग्री की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। तुम वहाँ पे जॉब करके बहुत जल्दी अमीर बन जाओगी। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें चमकने लगी। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? जिस पर उसे क्या चाहिए था। उसने कहा, मैं क्यों झूठ कहूँगा। बस तुम कल सुबह मेरे साथ चलना, हमें दिल्ली तक जाना होगा। उसकी बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मैं जानती थी
कि मेरी माँ और पिताजी मुझे इतनी दूर अकेले भेजने को कभी तैयार नहीं होंगे। जिस पर रवि मेरे चेहरे के भाव समझकर कहने लगा कि अगर मेरे साथ जाने में कोई परेशानी है तो ठीक है, हम सुमन को भी साथ ले लेंगे, तब तो शायद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा खुश हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे माँ पिताजी सुमन के साथ मुझे जाने पर कुछ नहीं कहेंगे। थोड़ी बहुत बहस के बाद मैं उन्हें मना ही लूंगी। मुझे इतना खुद पर विश्वास था और फिर ऐसा ही हुआ। दोस्तों, मैंने घर आकर अपने पिताजी से बात की, जिस पर पहले शुरू में तो उन्होंने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर जब मैंने ज्यादा जिद की तो उन्होंने मुझे सुमन के साथ जाने की अनुमति दे दी। मैं बहुत खुश थी। मुझे लग रहा था जैसे अब मेरे सपनों का महल पूरा होने ही वाला है। मैंने जो सपने देखे थे, मुझे उसके लिए इतने जतन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ठीक है, जब जानकी मुझे बुलाएगी तब मैं उसके पास चली जाऊंगी, मगर इससे पहले मैं खाली हाथ क्यों रहूं? इससे तो अच्छा है कि मैं कोई काम करके जल्दी अमीर हो जाऊं और फिर विदेश की सैर को निकलूं। फिर अगले दिन सुबह ही मैं सुमन के घर चली आई और फिर सुमन का भाई रवि मुझे और सुमन को लेकर दिल्ली चला आया, जहां उसने अपनी बहन सुमन को ये कहकर वहां से भेज दिया कि तुम्हारी जो दोस्त यहाँ रहती है, तुम उससे मिल लो, मैं जानवी का काम करके रात तक वहीं आ जाऊंगा। मुझे रवि की बात सुनकर बेचैनी और घबराहट होने लगी थी। रवि ने मेरा चेहरा देखा और कहा कि सुमन को साथ में मैं सिर्फ इसलिए लाया क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें सिर्फ मेरे साथ भेजने पर नहीं होते, मगर अब तुम जॉब करोगी तो थोड़ी तो खुले विचारों वाली बनो। सुमन को साथ लेकर क्यों जाएं जब उसका वहाँ काम ही नहीं है? अच्छा यही है कि ये यहाँ पर अपनी किसी सहेली से मिल ले और तुम अपना काम करती रहना, फिर वापसी पर हम तीनों साथ चलेंगे। रवि ने कुछ इस तरह से मुझे बातों ही बातों में उलझा दिया था कि मेरे पास उसकी बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था। दोस्तों, फिर सुमन वहां से अपनी दोस्त के घर चली गई और जाते जाते मुझे समझाना नहीं भूली कि जैसे ही मैं काम से फ्री को जाऊं तो उससे बात कर लूं। वो कहने लगी, जानवी तुम मुझसे संपर्क जरूर करना, क्योंकि तुम यहाँ मेरे साथ आई हो। तुम्हारे माता पिता ने यहाँ तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर भेजा है। मैंने सुमन की तरफ हंसते हुए देखा और फिर उसे गले लगाते हुए कहा कि तुम चिंता नहीं करो, मैं जैसे ही काम खत्म होगा सीधा तुम्हारे पास चली आऊंगी। और फिर मैं उसके भाई रवि के साथ एक होटल में चली आई। होटल को देखते ही मेरी सीटी चढ़ गई। मैंने रवि की तरफ थूक निगलते हुए कहा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? जिस पर उसने कहा कि जिस आदमी के साथ हमारी मीटिंग है वह हमें यहीं पर मिलने वाला है। जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बहुत ही गलत कदम उठा लिया है। फिर मैंने रवि से कहा कि इस होटल में ही क्यों, कोई और अच्छी जगह नहीं मिली थी? जिस पर वह कहने लगा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक इसी तरह बड़े बड़े होटलों में मीटिंग अरेंज करते हैं। मुझे तो लगता है कि जैसे तुम्हें अमीर बनना ही नहीं है। रवि मेरी बात पर नाराज होने लगा, जिस पर मैं बौखला गई और मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे जल्दी ही अमीर बनना है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर मैं मरे मरे कदमों से रवि के पीछे पीछे चलने लगी और फिर हम दोनों एक रूम के अंदर जाकर बैठ गए। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी घबराहट पर काबू पाया हुआ था ताकि रवि मुझसे दोबारा नाराज होकर मुझे यहीं पर छोड़कर न चला जाए। दोस्तों, मैं घबराहट में अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी, जिस पर रवि ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, घबराहट हो रही है? फिर वह हंसने लगा। मैं अचानक ही नजर उठाकर उसको देखा। उसकी आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। मैं एकदम बौखला गई और खड़ी हो गई। फिर मैंने रवि से कहा कि रवि, मैं तुम्हारे साथ फिर कभी आ जाऊंगी,
अभी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतना कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गई, मगर इससे पहले ही रवि फुर्ती से उठा और उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मैं जोरदार आवाज में चीखते चीखते रह गई। रवि ने मुझे बुरी तरह से जकड़ रखा था और फिर वो मेरे बालों को खींचते हुए कहने लगा कि दोबारा ये मौका कहाँ मिलेगा। यह मौका बड़ी आसानी से मुझे मिला है और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। तुमने तो वैसे भी कहा था कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। चलो फिर आज तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें पैसों से मालामाल कर दूंगा। फिर उसने मेरी चीख पुकार का गला घोंटकर मुझे रुस्वा कर दिया। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझ पर कयामत उतर आई हो। फिर उसके बाद रवि मेरे मुंह पर पैसे मारकर वहां से चला गया। मैं अपना टूटा हुआ शरीर और लूटी हुई इज्जत लेकर रोते हुए होटल से बाहर निकली और फिर मैंने घर आकर ही दम लिया। मेरी माँ पहले तो मुझे अजीब नजरों से देखने लगी, मगर फिर पूछा कि क्या हुआ, तुम अकेली आई हो? सुमन कहाँ है? मैंने कहा वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चली गई। माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। दरवाजे को कुंडी लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। यह मेरे साथ क्या हो गया था? मैं तो अमीर बनने के लालच में सुमन के भाई पर भरोसा कर बैठी थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो तो चलता फिरता एक दरिंदा था जिसने मेरी इज्जत नीलाम कर दी थी। इस घटना के बाद मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। न किसी से ज्यादा बात करती और न ही हंसी मजाक। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। माँ पिताजी को मेरी हालत ने बहुत परेशान कर दिया था, मगर वो मुझसे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं रखते थे। फिर मैंने सोचा कि फालतू में मैं अपने कारण अपने माँ बाप को परेशान कर रही हूँ। फिर एक दिन माँ ने मुझे बताया कि जानकी मुझे अपने पास जल्दी ही बुलाने वाली है, जिसको सुनकर मेरे अंदर जिंदगी की एक नई उमंग जाग उठी। मेरे सपने वापस मेरी आंखों में उतर आए थे। मैं खुद पर बीती वो घटना भुलाने लगी थी और फिर मैंने सोच लिया था कि जब जानकी मुझे बुलाएगी तो फिर मैं उसके पास जाऊंगी और वहां पर जाकर अपने सपनों को पूरा करूंगी। मगर फिर एक दिन जब घर पे कोई नहीं था तो हमारे घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा, जिस पर मैं बुरी तरह से डर गई। मगर फिर जब बाहर जाकर देखा तो एक बच्चा हाथ में एक लिफाफा लिए खड़ा था। मैंने उससे वो लिफाफा लिया और अंदर आकर वो लिफाफा खोलने लग गई, मगर लिफाफा खोलते ही मेरे हाथ कंपाने लगे, क्योंकि उसमें मेरी कुछ फोटोज थी। साथ में एक खत भी था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है और तुम चाहती हो कि तुम्हारी ये फोटो तुम्हारे माँ बाप न देखें तो तुम फला जगह पर पहुँच जाना। मैंने वो लिफाफा और तस्वीर गुस्से में फाड़ दी और फिर उन्हें जला दिया। मैं समझती थी शायद मुझ पर कयामत एक बार ही टूटी, मगर मैं गलत थी। मुझ पर तो कयामत बार बार टूटने को तैयार थी। मैं बेहद खौफजदा रहने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं घर में ही कैद होकर रह गई थी। बाहर निकलना तो जैसे ही मैंने छोड़ ही दिया था, मेरा बहुत दिल चाहता था कि मैं सुमन को जाकर सब बात बता दूं। मगर उस खत में मुझसे यह भी कहा गया था कि अगर मैंने यह बात किसी को बताने की कोशिश की तो भी मेरी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगी। फिर एक दिन माँ ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि जानकी माँ बनने वाली है और उसे मेरी वहाँ बहुत जरूरत है, जिस पर उसने मेरा पासपोर्ट वीजा बनने के लिए दे दिए हैं और 20 दिन बाद जाकर मुझे पेपर्स वहाँ से उठाने हैं और फिर मुझे विदेश जाने की तैयारी करनी है। माँ की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे बस मुझे इसी बात का इंतजार था।
फिर धीरे धीरे मैं बाहर जाने की तैयारी करने लगी। 20 दिन बाद मैं माँ और पिताजी के साथ जाकर पासपोर्ट वीजा ले आई और फिर 1 सप्ताह बाद ही मेरी दुबई की फ्लाइट थी। माँ पिताजी मेरे दुबई जाने पर बहुत दुखी थे। माँ मुझे कहने लगी कि एक बेटी तो दूर हो ही गई थी, हमें अब दूसरी को भी खुद से दूर करना पड़ रहा है। जिस पर मैंने माँ को गले लगाया और कहा कि आप चिंता मत करें, मैं कुछ ही दिनों में आपको अपने पास बुला लूंगी। फिर माँ पिताजी से मिलकर मैं आगे बढ़ गई। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुझसे कहा कि आपके सामान की तलाशी लेनी है। इतना तो मैं जानती थी कि ये तलाशी चेकिंग सब होता ही है, तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगी। मैं उस आदमी के साथ चली गई, मगर वहाँ जाकर मुझे पता चला मैंने उस आदमी के साथ जाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं वहाँ से भागना चाहती थी, मगर सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। फिर वहाँ रवि चला आया। रवि को देखकर मैं डर से थरथर कांपने लगी थी, जिस पर वह जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम मेरी बात मान लो, मगर नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मुझे जानकी का नाम लेकर ये सब तमाशा करना पड़ा। अब तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ। दोस्तों, इसके बाद फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मुझे हल्का हल्का सा याद आने लगा। मेरे बेहोश होने से पहले रवि ने 3-4 लड़कों को फोन करके बुला लिया था। जब मैं होश में आई तो अपने आप को देखकर मेरा चीखने का दिल चाहा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं थी। मैंने बड़ी मुश्किलों से दुपट्टा खुद पर लपेटा और अपने घर चली आई। माँ पिताजी मुझे देखकर हैरान हो गए, जिस पर मैंने रोते हुए बताया कि मुझे जानकी ने नहीं बुलाया था, बल्कि वो तो रवि की साजिश थी। मेरे पिताजी ये सब सुनकर गुस्से में आ गए और फिर कहने लगे कि इसी दिन का सोचकर मैं तुम्हें मना करता था कि बड़े लोगों से दोस्ती नहीं करो, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैं अब तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि इससे मोहल्ले में जो हमारी इज्जत है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। फिर माँ पिताजी के घर से निकलने के बाद मैं सड़कों पर भीख मांग मांग कर गुजारा करने लगी। उन्हीं दिनों मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। मेरा जी चाह रहा था कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं, मगर मेरे अंदर इतना साहस नहीं था। दोस्तों, मुझे लगा कि इस सब में इस नन्हे बच्चे का क्या कसूर है, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। मैं सड़कों पर ही यहाँ वहाँ घूमती हुई अपने दिन गुजारने लगी। फिर मेरे 9 महीने पूरे हुए तो मैंने सरकारी अस्पताल में एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। मैं नहीं जानती थी कि वो किसका बेटा है, मगर वो बहुत ही सुंदर था। सुंदर तो मैं भी थी, मगर मुझे ऐसा लगा कि जो इसका बाप है वो बहुत हैंडसम और स्मार्ट इंसान है, तभी मेरा बेटा इतना सुंदर था। फिर मैं अपने बेटे को लेकर एक आश्रम चली आई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी जिंदगी तो सड़कों पर भीख मांग मांग कर गुजार दी है, मगर मैं अपने बेटे को इस तरह से नहीं पाल सकती थी। इसलिए मैं एक आश्रम में आकर अपने बेटे को पालने लगी। मैं कई लोगों के बर्तन साफ करती, घर साफ करती। इस तरह मेरा और मेरे बेटे का गुजारा होने लगा। मेरा बेटा बड़ा होते होते और भी हैंडसम होने लगा था। मेरे लिए उस पर से नजर हटाना मुश्किल हो जाता था। फिर एक दिन उस आश्रम में एक आदमी आया, जिसे देखकर मैं बुरी तरह से चौंक गई, क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल उसकी तस्वीर था। मगर मैं उस आदमी को तो नहीं जानती थी। अचानक उस आदमी की नजर मुझ पर और मेरे बेटे पर पड़ी तो वो भी चौंक गया, और फिर वो मेरे पास आया और मुझसे मेरा नाम पूछा और मेरे बेटे का नाम पूछकर फिर हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगा। वह कहने लगा कि मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हारे साथ ज्यादती की, मगर फिर उस दिन के बाद से मैं आज तक एक रात भी चैन से नहीं सो पाया हूँ।
मैंने तुम्हारे साथ जो पाप किया उसकी सजा मुझे मेरी बहन के रूप में मिल गई, क्योंकि वैसा ही मेरी बहन के साथ भी हुआ, मगर उसने खुदकुशी कर ली। तब मुझे जाकर पता चला कि कर्मों का फल इस दुनिया में ही मिल जाता है। उसने मुझसे माफी मांगी और मुझे अपने घर ले आया, जिस पर मैं बड़ी मुश्किल से तैयार हुई थी। फिर हम दोनों ने शादी कर ली और उसने रवि को गिरफ्तार करवाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई। दोस्तों, अब मैं संतुष्ट थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि भगवान इस दुनिया में ही लोगों के कर्मों का फल दे देता है। फिर कुछ समय बाद मैं अपने पति और बेटे को लेकर अपने माँ बाप के घर गई, तो उन्होंने भी मुझे दिल से माफ कर दिया और थोड़ी नाराजगी के बाद उन्होंने मेरे पति को भी स्वीकार कर लिया। मैं पैसे कमाने और आमिर बनने के चक्कर में बिल्कुल अंधी हो गई थी, मगर अब मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं, जबकि आज मेरे पास सारी चीजें हैं। दुनिया भर की सारी सुख सुविधाएं मेरे पास हैं, मगर अब मुझे पैसों से कोई वास्ता नहीं रहा, क्योंकि मैं जान गई कि पैसों से ज्यादा मूल्यवान बहुत सी चीजें हैं और उनमें सबसे बढ़कर इज्जत होती है। मैंने दुनिया के पीछे भागते भागते सब कुछ खो दिया, लेकिन अब समझ आया कि असली दौलत तो इज्जत है। दोस्तों, अब समझ आ चुका था कि भगवान ने जो दिया है वही हमारे लिए काफी है। बस दिल संतुष्ट होना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखें और धीरज करें। वो समय भी जरूर आएगा जिसका हमने सपना देखा है, इसलिए अपनी इज्जत को बचा कर रखें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।